हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज से अब हम लोग जीएसटी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो था सीए फाउंडेशन का वो तो अब ख़त्म हो गया। अब सीए इंटर का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन टैक्सेशन में भी आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो आज से हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी का उत्पत्ति हुआ आखिर कैसे। ठीक है, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, in year 2000 the prime minister mooted the concept of GST and set up a committee to design a goods and service tax model for the country। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे 2000 में जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हों, मे भी शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। तो वो जो है फर्स्ट टाइम जो है जीएसटी को मतलब अपना रखे हैं, जीएसटी का कॉन्सेप्ट अपने कंट्री के लिए रखे। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद से फिर 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म अ टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट विच इज इन 2004 स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशन बेसिस। और इस पे जो है 2003 से इस पे काम होना चालू हो गया। फर्स्ट टाइम ये 2000 में इसका मतलब कि कमेटी में अपना रखा गया, इसका चर्चा किया गया। ठीक है, उसके बाद से 2003 से इस पे काम होना चालू हो गया जीएसटी पे। और ये 2004 में इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया इसको इंटीग्रेट करने के लिए, किसको, जीएसटी को ऑन नेशन बेसिस, यानी कि होल ओवर इंडिया पे इसको एप्लीकेबल करने के लिए। लेकिन किसी चीज़ को आने में, थोड़ा नए चीज़ को आने में तो टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद देखिए क्या करा, सब्सिक्वेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम विल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2006-7 का जब हमारा बजट जो है बजट पेश हो रहा था, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम जी, उन्होंने अनाउंस किया क्या कि जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। मतलब कि जीएसटी को एप्लीकेबल होने के लिए फर्स्ट डेट कब रखा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। इनके द्वारा, तो ये जब फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी थे, जब वो बजट पेश कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से हमारा जीएसटी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सिंस द जीएसटी इज मिस्ड सेवरल डेडलाइन एंड कंटिन्यू टू बी सराउंडेड बाय द क्लाउड अनसर्टेनिटी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे डेडलाइन रखे गए और जीएसटी के ऊपर बहुत सारे काले बादल मंडराते रहे, कब होगा नहीं होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होते रहे। उसके बाद से फिर क्या देखा गया, मतलब कि ये जो फर्स्ट डेट जो था, जो 2006-7 में रखा गया था कि 1 अप्रैल 2010 को एप्लीकेबल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1 अप्रैल 2010 को एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो बहुत सारे कुछ डेडलाइन जो है वो मिस हुए, मतलब फिर उसके बाद भी बहुत सारे डेडलाइन रखे गए, लेकिन उस डेडलाइन पे भी नहीं हुए। मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से भी टलता चला गया। उसके बाद देखते हैं और आगे क्या हुआ। द टास्क ऑफ unhearing in GST, however, gained moment in year 2004 when the NDA government tabled the constitution of 122nd Amendment Bill। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2010 से 2014 तक, जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट का सरकार आया, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट आया, मोदी जी आए, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 122 अमेंडमेंट बिल रखे गए जीएसटी के ऊपर। कितने? 122 अमेंडमेंट बिल 2014 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 2014 ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट ऑन 19 दिसंबर 2004। कब रखा गया था ये? तो 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन में 122 अमेंडमेंट बिल रखा गया कि 122 बिल जो है वो अमेंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, द लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2005। लोकसभा जो है वो अपना बिल 6 मई 2015 को वो पास कर दिया। कौन पास किया?
तो लोकसभा, एंड राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016। लोकसभा 6 मई 2015 को पास कर दिया बिल, और जो राज्यसभा में जो बिल जो अटका हुआ था वो भी 3 अगस्त 2016 को पास हो गया। सब्सिक्वेंट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50%, मतलब उसमें बहुत सारे रेक्टिफिकेशन हुए, बहुत सारे चेंजेज हुए। पहले से जो भी वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो भी चलते आ रहा था पहले से, उसमें से बहुत से चेंज हुए, रेक्टिफाई हुए। उसके बाद 50% से ऊपर रेक्टिफाई हुए, ठीक है, स्टेट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2004 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर 2016। फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो 8 सितंबर 2016 को इसको क्या कर दिया गया, मुहर लगा दिया गया, ठीक है। एंड बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101 अमेंडमेंट एक्ट। कितना? 101। टोटल अमेंडमेंट होने के लिए कितना रखा गया था? 122 बिल, लेकिन उसमें से अमेंड कितना हुआ? तो उसमें से अमेंड हुआ सिर्फ 101, ठीक है। 101 अमेंडमेंट के साथ हमारा जीएसटी जो है क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ये सारा चीज़ को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। इसको अभी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको देखेंगे, ठीक है। विच पेव द वे इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। 101 अमेंडमेंट के साथ हमारा जीएसटी क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। इन द फॉलोइंग ईयर 22 मार्च 2017 द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन एंड गुड्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। इन द फॉलोइंग ईयर 27 मार्च 2017 द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017 बेयर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अब देखिए कौन कौन सा है। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आया आईजीएसटी, फिर आया एसजीएसटी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या हुआ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनियन टेरेटरी, एक और था यूजीएसटी, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल एंड गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन स्टेट्स बिल वेयर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, जो कि लोकसभा में रखा गया था, ठीक है। लोकसभा पास द बिल ऑन 29 मार्च 2017। लोकसभा कब पास कर दिया? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी को, तो 27 मार्च 2017 को ये पास हो गया, ठीक है। विद द रिसिप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017 द बिल वेयर इनेक्टेड। ये कानून बन गया हमारा, कौन सा? जीएसटी का। कब बन गया? 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। द इनेक्टेड ऑफ द सेंट्रल एक्ट वाज फॉलोड द इनेक्टमेंट of the state GST law by the various legislature. Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa and Bihar are were among the first one to pass their respective state law. सेंट्रल की तरफ से तो सारा चीज़ पास हो गया था, लेकिन ये क्या है, डबल सिस्टम था, ठीक है। फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ लागू है, डबल डुअल मॉडल जीएसटी है हमारे क्या है। तो सेंट्रल तो अपना पास कर दिया था, लेकिन स्टेट से अभी भी ये कंसेंट नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार, पंजाब, गोवा एंड बिहार, ये तीनों जो है, मतलब तीनों नहीं, 5 स्टेट जो है, ये पहला स्टेट था ये सब जो कि पास किया अपना रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉ, यानी कि अपने स्टेट में जीएसटी लॉ क्या कर दिए, पास कर दिए। कब पास किए थे? तो 30 जून 2017 को, ठीक है। बाय 30 जून 2017 ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी हैड पास देयर रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब क्या है कि सीजीएसटी और आईजीएसटी ये दोनों सेंट्रल के हाथ में था, तो ये तो अपना पास कर दिया था। कब? तो ये पास कर दिया था हमारा 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। लेकिन अभी भी जो स्टेट के हाथ में था वो एसजीएसटी और यूजीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूजीएसटी, ये दोनों किसके हाथ में था? ये दोनों स्टेट के हाथ में था। तो ये दोनों में से जो था, तो तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार,
ये तीनों तो पहले कंसेंट दे दिए थे, लेकिन बाकी और भी जो राज्य थे वो अभी तक नहीं दिए थे। तो बाकी और राज्य सिर्फ एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टेट थे वो सभी 30 जून 2017 को अपना जीएसटी लॉ भी अपने स्टेट में क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए, अपना कानून बना लिए, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 द हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी इंडिया। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का हैप्पी बर्थडे आ गया, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को पूरी तरीके से हमारे देश में जीएसटी क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस, जीएसटी लॉ वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन द 8 जुलाई 2017। और जो एक जो हमारा स्टेट बचा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, जो कि वो अभी तक 1 जुलाई तक भी वो क्या किया था कि अपना जीएसटी लॉ नहीं बनाया था अपने स्टेट में, वो भी 8 जुलाई को अनाउंस कर दिया कि हम भी जीएसटी लॉ एप्लीकेबल कर दिए अपने राज्य में, ठीक है। बाकी सारे राज्य 30 जून 2017 को, और फिर जो एक जम्मू और कश्मीर बचा हुआ था वो अपना 8 जुलाई 2017 को भी एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। अब इसी को एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। जीएसटी का नींव कब रखा गया था, 2000 में, ठीक है। In the year 2000, the Prime Minister introduced the concept of GST and set up the committee to design GST model for the country. वो एक कमिटी रखे और कमिटी में बोले कि एक जीएसटी का जो है मॉडल तैयार किया जाए हमारे देश के लिए, ठीक है। कब, 2000 में। फिर 2006 आया, 2006 में क्या हुआ, अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी जो थे वो क्या किए, अनाउंस किए कि 1 अप्रैल 2010 को हम जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे होल ओवर इंडिया में, ठीक है। किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आया 2014 एनडीए का सरकार। द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकसभा, ठीक है। फिर लोकसभा में क्या किया गया, 120 को बिल रखा गया अमेंड करने के लिए। फिर अगस्त 2016 द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, उसमें से 101 अमेंडमेंट जो है उसको उस पर कानून बना, ठीक है। 101 को अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हमारा कानून बना, ठीक है। फिर सितंबर 2016 फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुआ जीएसटी का, सितंबर 2016 में फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुआ किस पे, तो जीएसटी पे। फिर आया मार्च 2017, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस बिल, ठीक है। ये क्या है, ये जीएसटी का बाल बच्चा है, सीजीएसटी का। जीएसटी का देखिए क्या होता है, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, एसजीएसटी स्टेट लगाता है, आईजीएसटी भी सेंट्रल लगाता है, यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी जो स्टेट होता है वो लगाता है, ठीक है। फिर आया अप्रैल 2017 सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस एक्सेप्ट एक्ट पास। ये जो रखा गया था हमारे बिल जो बना इस पे, तो ये जो पास हो गया हमारा कब, 2017 में, अप्रैल के 2017 में ये पास हो गया, ठीक है। कौन कौन सा, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी पास हो गया, ठीक है। फिर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल द रूल्स, फिर रूल बना कुछ, वो मई 2017 में बना जीएसटी के ऊपर। फिर 30 जून 2017 को ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एप्लीकेबल किया। फिर 1 जुलाई 2017 को हमारा क्या आ गया, हैप्पी बर्थडे आ गया, किसका, तो जीएसटी का, ठीक है। फिर 8 जुलाई को जो है वो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी ये सब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो ये था जीएसटी का कहानी, जीएसटी का नींव कब रखा गया और कब ये एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करा है, जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इंडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉमन नेशन मार्केट। जीएसटी हैज subsumed the multiple indirect taxes like excise duty, service tax, VAT, CST, luxury tax, entertainment tax, entry tax, etc. अब देखिए, अब ये नया नया आया था, तो ये जब नया नया आया था तो ये पहले किसी न किसी चीज़ को तो दबा करके आ रहा हो या ख़त्म करके उसको आ रहा होगा। तो जीएसटी आने से पहले जो भी हमारा टैक्स था कौन कौन सा, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब को जो है क्या करके आ रहा था, मर्ज करके, मतलब कि सबको मिला करके एक नया जो हमारा जो टैक्स का अथी बनाया गया जीएसटी, ठीक है। जीएसटी में क्या है, गुड्स का भी टैक्स है और सर्विस का भी टैक्स, इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, इस सब को मिला करके एक टैक्स, वो था क्या, जीएसटी, ठीक है। तो ये सब को फिर खत्म,
मतलब अभी सब खत्म नहीं हुआ है, कुछ ही कुछ खत्म हुआ है, बाकी अभी भी कुछ कुछ है जो कि एप्लीकेबल अभी होता है। ठीक है। VAT and CST are often the interchangeable as the latter denoted comprehensive of VAT by the coverage of goods and services. France was the first country to implement VAT CST in 1994. फ्रांस जो है वो पहला कंट्री था जो कि जीएसटी को एप्लीकेबल किया था। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और जीएसटी, कब? 1954 में। ठीक है। Presently, more than 60 countries have implemented VAT and GST in some form or other because this tax has the capacity to raise revenue। अब देखिए, सबसे पहले तो फ्रांस जो है वो अपना जीएसटी लाया था, उसके बाद 160 कंट्री अभी तक जो है वो जीएसटी को एप्लीकेबल किए हुए अपने कंट्री में, जिससे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड नेचुरल मैनर, ये और ये जीएसटी जो है ना कि पूरी के पूरी तरीके से मतलब कि ट्रांसपेरेंट है और नेचुरल तरीके से एकदम एप्लीकेबल भी होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी। बहुत सारे कंट्री क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी लगाते हैं। कितने? एक जीएसटी, यूनिफाइड जीएसटी, दैट इज अ सिंगल टैक्स एप्लीकेबल। ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री, हाउएवर इन फेडरल पॉलिटिक्स लाइक ब्राजील एंड कनाडा हैज अ ड्यूअल जीएसटी सिस्टम इज प्रिवेंटेड। मतलब बहुत सारे कंट्री जो है वो सिंगल जीएसटी लगाते हैं, और बहुत सारे कंट्री जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ब्राजील और कनाडा का, इसमें इंडिया भी जोड़ लीजिए, इंडिया भी डुअल सिस्टम जीएसटी मॉडल लगाता है, जहाँ भी देखिएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाता है। ठीक है। तो ये डबल मॉडल सिस्टम जो है वो कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अंडर डुअल सिस्टम जीएसटी इज लेविड बाय बोथ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल लगाएगा, एक स्टेट लगाएगा। ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड डबल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। और लास्ट में कह भी दिया कि इंडिया जो है वो अडॉप्ट करता है डबल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। ठीक है। तो ये तो था कि जीएसटी का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है। अब इसी को हम लोग इसका एक चार्ट फॉर्म में बना करके देख लेते हैं। ठीक है। टैबिंग ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चार्ट के थ्रू देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, क्या आर्टिकल 265। अब आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि जिसके पास अथॉरिटी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ।
यानी कि जिसके पास ऑथोरिटी है वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है, उसके अलावा और कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। ये कौन सा कर रहा है? ये आर्टिकल 265 का है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है ये 265 का कहना है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, जिसके पास ऑथोरिटी है वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके पास आया, ठीक है, तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके किसके पास है? ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का पावर अब किसके किसके पास है? अब फिर इसके बाद आता है कौन सा? आर्टिकल 245। अब आर्टिकल 245 का क्या कहना है? तो आर्टिकल 245 बताएगा कि किसके पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, या कौन जो है वो अथॉरिटी बना सकता है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, इट एम्पावर्स, इसमें आएगा दो, एक आएगा हमारा पार्लियामेंट और एक आएगा हमारा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। बोले तो विधानसभा। ठीक है, तो किसके किसके पास पावर है? एक तो पार्लियामेंट के पास है और दूसरा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। ठीक है, लेजिस्लेचर बोले तो विधानसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें इसका कहना है कि टू मेक द लॉ होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो पार्लियामेंट में जो भी जो लॉ बनेगा वो क्या बनेगा? या तो पूरे इंडिया के लिए बनेगा या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट के लिए बनेगा, कोई एक छोटा पार्ट है उसके लिए भी बन सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होगा? टू मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टेरिटरी है उसके कोई भी एक पार्ट के लिए या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बनेगा। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? यानी कि जो विधानसभा में जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा? तो वो बनेगा या तो होल ओवर द स्टेट बनेगा या फिर स्टेट के कोई एक पार्ट के लिए बनेगा। ठीक है, टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इसमें क्या होल इंडिया या फिर इंडिया का जो टेरिटरी है उसके कोई एक पार्ट के लिए, स्टेट में क्या या तो पूरे स्टेट के लिए बनेगा या फिर एक किसी एक स्टेट का पार्ट के लिए बनेगा। ठीक है, अब कौन कौन सा आर्टिकल अभी हम देखें? एक तो देखें आर्टिकल 265 और एक देखें आर्टिकल 245। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 246। अब इसके बाद आएगा कौन सा? आर्टिकल 246। अब आर्टिकल 246 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है जो कि स्टेट और सेंटर का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेगा। तो आर्टिकल 246 किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन कौन से चीज़ों पे जो है वो
सहमति दी जाएगी नहीं दी जाएगी, या कौन जिस किसी एक जो टॉपिक है या जो भी बिल हमारा रखा गया है उस पर राय विचार करके दोनों सेंटर और स्टेट अपना सहमति देगी। ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 क्या कहता है? अब इसमें जो एक आएगा क्या, अब इसमें आएगा हमारा एक शेड्यूल 7। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में भी आएगा एक। शेड्यूल 7 जो है वो 3 चीज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 7 कितने चीजों के बारे में बात करता है? 3 चीजों के बारे में। तीन शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आता है मेनली। शेड्यूल 7 में कितने लिस्ट आते हैं? 3। कौन कौन से? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ठीक है, लिस्ट 1 किस पे बात करता है? लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में हमारा आता है यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 में आता है हमारा क्या? स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 में हमारा आता है क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट किस चीज के बारे में बताता है बताइए? यूनियन लिस्ट किस चीज के बारे में बताता है? आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट किस चीज के बारे में बात करेगा? आइए देखते हैं। इट कंटेन द मैटर in respect of which Parliament has exclusive right to make law। अब क्या करा यूनियन लिस्ट? क्या करा? इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। यूनियन लिस्ट में जो है वो पार्लियामेंट के पास क्या है? राइट है कि वो लॉ बना सकता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट में क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग होते हैं। वहां पे फिर सहमति बनती है, तो जिनका ज़्यादा रहेगा वोटिंग वो अपना क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। उसी तरीके से स्टेट में किसके पास पावर है? स्टेट में किसके पास है? इसमें लिखिए इट कंटेन द मैटर in respect of which a state legislature has exclusive right to make law। अब यहाँ पे किसके पास है एक्सक्लूसिव राइट? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के पास। तो यहाँ पे जो भी राज्य का जो भी बिल विल बनाना होगा वो कौन बनाएगा? यहाँ पे बनेगा, स्टेट लिस्ट में बनेगा। ठीक है, यानी कि यूनियन लिस्ट होल ओवर इंडिया, स्टेट लिस्ट पार्टिकुलर स्टेट के बारे में। अब इसके बाद आता है क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आएगा? आइए वो भी देख लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन आएगा। तो मेनली कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगा कि ये दोनों को मर्ज करके बात करेगा, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों को। ठीक है, इट कंटेन द मैटर्स in respect of which
both center and state governments have power to make law. यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट के पास, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट आ गया, ठीक है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है लॉ बनाने का। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट है लॉ बनाने का। कॉन्करेंट लिस्ट में है जो कि क्या, कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके लॉ बनाएगा, ठीक है। तो ये तीन हो गया, कौन कौन सा, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट आया, कौन कौन सा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 बात करता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 बात करता है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस पे आइए कि जीएसटी का, अब इसमें जो जीएसटी था अब उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। कि अब यहाँ पे जो है यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा जीएसटी आता था। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहला कौन सा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस चीज़ पे लगता था, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो था वो किस चीज़ पे लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे। हाँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर प्रोड्यूस्ड हो रहा है इंडिया में उस पर कौन सा सेंट्रल टैक्स लगाता था, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे, जो कि कौन लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, ठीक है। बात करें तो इसमें आता था हमारा क्या, ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो गुड्स जो है वो क्या होता था, कि जो भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या फिर प्रोड्यूस्ड हुआ तो उस पर कौन सा टैक्स लगता था, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है, जो कि सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता था। दूसरा आता था कौन सा, कस्टम ड्यूटी। अब ये किस चीज़ पे लगता था कस्टम ड्यूटी, बताइए। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगता था। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगता था, ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सारी बातें अभी गुड्स पे चल रही है, इसमें भी गुड्स की बात की गई, सर्विस अभी नहीं आई है, इसमें सर्विस भी आएगी आगे। पहला हो गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा हो गया कस्टम ड्यूटी, और तीसरा आता है हमारा क्या, सर्विस टैक्स। क्योंकि अभी तक हम सारा गुड्स का बात कर रहे थे, अब आया कौन सा, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स में क्या आएगा, तो जो भी सर्विस का जो सप्लाई हो रहा है उस पर कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, तो वो सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाता, ठीक है, ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और भी कोई आता था इसमें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक और है इसमें और वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको कि सीएसटी के नाम से जानते थे, क्या, सीएसटी। अब सीएसटी में क्या आता था बताइए, सीएसटी में, तो सीएसटी जो है वो कहाँ पे लिया जाता था, ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता था कोई भी गुड्स, ठीक है, यानी कि बिहार से अगर हम यूपी सप्लाई कर रहे हैं या फिर बिहार से हम तमिलनाडु सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आता था सीएसटी। जैसे आज आईजीएसटी आता है तो पहले क्या आता था, सीएसटी आता था, ठीक है, ऑन इंटर स्टेट से, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता था तो उसमें क्या आता था, सीएसटी आता था, ठीक है।
तो ये तो था यूनियन लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगाती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी किस पे, गुड्स के मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस पे। फिर कस्टम ड्यूटी लगाती थी किस पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। सर्विस टैक्स किस पे, सप्लाई ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल कर रहे हैं तो उस पर सीएसटी आता था, ठीक है। तो ये तो हम पढ़े किस पे, यूनियन लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में, स्टेट के पास भी तो कुछ पावर होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो अब आइए स्टेट का देखते हैं। तो स्टेट में सबसे पहले आता था क्या, एक्साइज ऑन ऑल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए स्टेट के पास भी एक्साइज था किस पे, अल्कोहल पे। जितना भी अल्कोहल है वो किसके अंडर था, स्टेट के अंडर था। तो स्टेट उस पर कौन सा टैक्स कलेक्ट करता था, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता था, ठीक है। तो अल्कोहल पे एक्साइज लगता है जो कि अभी भी लगता है, जीएसटी आने के बाद भी हमारा जो है वो एक्साइज एप्लीकेबल है, ठीक है। जो कि क्योंकि अभी भी जो है अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पर क्या लगता है, एक्साइज ही लगता है। उसके बाद और भी इसमें था, अल्कोहल हो गया, ऑल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, ठीक है। उसके बाद ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, ओपीएम, इंडियन हेम्स, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स ड्रग्स, इस सब पे अभी भी एक्साइज लगता है। सबका बात करें तो चरस गांजा जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे अभी भी क्या है, एक्साइज लगता है, जो कि स्टेट के द्वारा लगाया जा रहा है और ये जीएसटी आने के बाद भी लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है, सेल्स टैक्स, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वैट। ये भी किसके द्वारा लगाया जा रहा है, स्टेट के द्वारा, ठीक है। किस चीज़ पे लगता था, तो सेल ऑफ गुड्स पे लगता था, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वैट कहाँ लगता था, सेल ऑफ गुड्स पे। किसके द्वारा लगाया जाता था, तो स्टेट के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है। क्योंकि गुड्स तो इधर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे वैट जो है वो स्टेट के द्वारा लगाया जा रहा था, और वो किस पे लगाया जा रहा था, तो गुड्स के सेल पे लगाया जा रहा था, ठीक है। और भी कुछ इसमें आता था, हाँ और भी कह सकते हैं आता है, ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी टैक्स, इंट्री टैक्स, ठीक है। बहुत सारे पहले लोकल बॉडी जो है वो भी टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, आफ्टर जीएसटी ये तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और भी कोई खत्म हुआ क्या, और भी हुआ है। ये जो सर्विस टैक्स है, जो सप्लाई ऑफ सर्विस पे लग रहा था, ये भी खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद। जीएसटी आया तो इसका नाम ही था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी सर्विस होगा या गुड्स का जो भी सप्लाई होगा उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो सर्विस टैक्स भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी टैक्स, इंट्री टैक्स, ये सब भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। और भी कुछ पूरी तरीके से खत्म हुआ नहीं, तो बाकी सब अभी भी जो है वो कुछ कुछ गुड्स पे लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी अभी भी लगता है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी भी लगता है, ठीक है। इसको भी लगभग, मतलब कि इसको लगभग कह सकते हैं इसको कि पूरी तरीके से खत्म, 90% कह सकते खत्म हो गया, लेकिन अभी भी 10% इसका अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसको नील कर दीजिए। इसमें एजुकेशन वगैरह, मिलिट्री वगैरह ये सब चीज़ का आता है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम ये सब आता है इसमें, इसको नील कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जीएसटी का ज़रूरत क्यों पड़ा।
इसके बाद अब हमारा चर्चा हुआ किस पे, कि जीएसटी का हमको जरूरत क्यों पड़ा। नीड ऑफ इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जो जीएसटी को जो है वो हमारा अमेंड करने का जरूरत क्यों पड़ा। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, यानी कि ये सारा जो चीज़ था हमारा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब को जो है अमेंड करने का जरूरत क्यों पड़ा, मतलब कि बदलने का जरूरत क्यों पड़ा जीएसटी के लिए। किसके लिए, जीएसटी के लिए ये सब चीज़ को बदलने का जरूरत क्यों पड़ा, तो वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, ठीक है। क्यों पड़ा, तो फिजिकल पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट विथ नो ओवरलैपिंग अंडर आर्टिकल 246। अब इसमें जो है कि बहुत सारे चीज़ों पे क्या हो जा रहा था कि डबल टैक्स लग जा रहा था, ठीक है। किसी चीज़ पे स्टेट भी लगा दे रहा था और उस चीज़ पे सेंटर भी टैक्स लगा दे रहा था, तो इसके कारण जो है वो बहुत परेशानी हुई, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा दे रहा है उस पर टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगा दे रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा था। तो ओवरलैपिंग मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा था कह सकते हैं, तो उसके कारण जो हमको क्या करना पड़ा कि जीएसटी लाना पड़ा। जो आर्टिकल 246 अभी हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, तो इसमें बहुत सारे चीज़ जो है ओवरलैपिंग हो रहे थे, मतलब उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही थी सी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही थी, वो भी फुल रेट से, ठीक है। तो उसके कारण हमको क्या हुआ कि जीएसटी को लाना पड़ा, ठीक है। देयर वॉज नो स्पेसिफिक एंट्री इन आर्टिकल 246 फॉर लेवी ऑफ जीएसटी, और इसका कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है आर्टिकल 246 में फॉर लेवी ऑफ जीएसटी का, ठीक है। अब जो है जीएसटी लाने के लिए हमको अभी हम लोग देखे थे कि कितना अमेंडमेंट बिल पास करते रखना पड़ा था हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग रखे थे कितना बिल, देखिएगा यहाँ पे, पहले लिखिए क्या, फिजिकल पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट विथ नो ओवरलैपिंग अंडर आर्टिकल 246, ठीक है। दूसरा, देयर वाज नो स्पेसिफिक एंट्री इन आर्टिकल 246 फॉर लेवी ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तो 122 बिल टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होने के लिए रखा गया था, ठीक है। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कितना किया, दो 2016 में अमेंड किया था कितना, जीएसटी के लिए, किसके लिए, फॉर 101,
मतलब रखा गया था 122 बिल, उसमें से अमेंड हुआ 101 बिल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा और भी कुछ कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 269 है, फिर है आर्टिकल 366। अब ये सब चीज़ किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो वो भी देख लेते हैं। अब हमारा है कौन सा, आर्टिकल 246A। अब आर्टिकल 246 से किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो इट इम्पावर्स द सेंटर एंड स्टेट टू मेक लॉ फॉर जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। अब देखिए, जैसे ही ये बिल अमेंड हुआ, ठीक है, इससे पहले तो कोई स्पेसिफिक एंट्री तो था नहीं जीएसटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एंट्री तो नहीं किया होता जीएसटी के लिए। तो जब ये सारा चीज़ अमेंड हुआ, उसके बाद जब जीएसटी आया तो उसमें आर्टिकल फिर 246, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा देख रहे थे, आर्टिकल 246 देख रहे थे, कोई था नहीं था। फिर अमेंड होकर क्या है, तो उसमें अब पावर दिया गया है आर्टिकल 246A में। कौन कौन सा पावर दिया गया है, इट एम्पावर्स सेंटर एंड स्टेट टू मेक लॉ फॉर जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो आर्टिकल 246 आने के बाद क्या हुआ, आर्टिकल 246 में क्या लिखा गया, ये पावर देता है सेंटर और स्टेट को कि वो जीएसटी के सप्लाई के लिए, मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है उस पर वो लॉ बना सकता है, कौन, सेंटर और स्टेट बना सकता है, ठीक है। फिर और क्या आया था, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। अब क्या करें, इन केस ऑफ इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, तो एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक स्टेट और, मतलब कि एक से, मतलब एक तो हो गया कि एक जो हम सप्लाई जो कर रहे हैं वो विद इन स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट है, हम इसी स्टेट से खरीद करके, इसी स्टेट से खरीद करके इसी स्टेट में बेच दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट सेल एंड सेल और साथी क्या बोलते हैं, सेल और परचेज हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, इंट्रा स्टेट। और अगर वही मान लीजिए कि दो स्टेट है, मतलब एक स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं और दूसरा स्टेट में जाकर के हम सेल कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे स्टेट से परचेज करके ला रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में जाकर के सेल कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है हमारा, तो वहाँ पे आता है हमारा इंटर स्टेट। कौन सा, इंटर स्टेट, मतलब कि जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जैसे ही गए, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो बिहार से खरीद करके यूपी लेके जा रहा है, या बिहार से खरीद करके झारखंड लेके जा रहा है, राजस्थान लेकर के जा रहा है, कहीं भी लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पे आ जाता है क्या, इंटर स्टेट, ठीक है। जैसे ही दो स्टेट का मामला आएगा, दो स्टेट के बीच में सेल और परचेज होगा, तो और विद इन स्टेट एक ही स्टेट में परचेज हो रहा है, उसी स्टेट में सेल हो जा रहा है, तो उसमें इंट्रा स्टेट आता है, ठीक है। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, अगर जैसे ही इंटर स्टेट ट्रेड का बात आएगा, ट्रेड और कॉमर्स का बात आएगा, तो पार्लियामेंट के पास राइट होगा कि वो लॉ बना सकता है। मतलब कि जैसे ही दो लोग झगड़ा करेंगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट अपने आप बीच में आ जाएगा और वो लॉ बना देगा, ठीक है। जैसे ही दो स्टेट का बात आएगा तो वहाँ पे पार्लियामेंट बीच में आ जाएगा। ये कौन कह रहा है, तो ये हमारा कह रहा है आर्टिकल 246, ठीक है।
और आर्टिकल 246 क्या कहता है? थर्ड पॉइंट, ऑन फॉलोइंग गुड्स GST shall be levied from date when GST Council recommends। यानी कि अभी भी जो है थर्ड पॉइंट का ये कहना है कि अगर अभी मतलब अभी भी बहुत सारा चीज़ ऐसा बचा हुआ है जिसपे कि अभी क्या है GST एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसपे GST एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कौन कौन सा चीज़ है? तो वो है पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, आइए पहले लिख ही लेते हैं। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, थर्ड है हमारा क्या, मोटर स्प्रिट पेट्रोल, फोर्थ है हमारा नेचुरल गैस, फिफ्थ है हमारा एयर फ्यूल टरबाइन, एयर टरबाइन फ्यूल ATF, ठीक है। यानी कि ये 5 चीज़ पे जो है वो अगर GST काउंसिल जब से रिकमेंड करेगा, अगर वो अभी रिकमेंड कर देता है तो अभी से जो है ये पांचों चीज़ पे या किसी एक चीज़ पे भी वो क्या करेगा, GST एप्लीकेबल कर सकता है। जब से वो रिकमेंड किया, जब से वो अनाउंस कर दिया कि इस चीज़ पे लगेगा तो लगेगा, इस पे अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही GST काउंसिल रिकमेंड करेगा वैसे ही इस सब चीज़ों पे भी क्या हो जाएगा कि GST लग जाएगा। टोटल इसमें 7 चीज़ है, 2 चीज़ अभी और आएगा। तो पहला क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्प्रिट, चौथा नेचुरल गैस, पांचवा एयर टरबाइन फ्यूल, ठीक है। तो इस चीज़ पे GST नहीं है। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ अभी कुछ देर पहले ही बताया था, उस पर भी GST नहीं है। अल्कोहल पे, उस पर भी तो GST नहीं, उस पर अभी भी एक्साइज लग रहा है। तो 6 हो गया, एक और बता देंगे आपको, या फिर शायद लगता है कि 6 ही है जिस पे भी GST एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एयर टरबाइन फ्यूल, जिस पे कि अभी GST एप्लीकेबल नहीं है। अगर GST काउंसिल इसको रिकमेंड करता है तो फिर उसी वक्त से GST इस पे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन बताता है? तो ये आर्टिकल 246 ये बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A। अब आर्टिकल 269A का क्या कहना है बताइए? आर्टिकल 269A का क्या कहना है? आइए पॉइंट वाइज देखते हैं आर्टिकल 269 क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई लेवी एंड collection, in case of interstate supply levy and collection by of GST by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट और दूसरा स्टेट, दो स्टेट के बीच में, ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पे जो टैक्स का जो कलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे इंटर स्टेट होगा तो वहाँ पे IGST कलेक्ट होगा, ठीक है। तो IGST जैसे ही कलेक्ट होगा तो वो कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद वो जो है अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर इंटर स्टेट सप्लाई की अगर बात होगा तो वहाँ पे कलेक्ट करने का जो है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है।
ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल 269A। क्या आर्टिकल 269 और कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? सच अमाउंट आफ्टर द कलेक्शन शैल बी एप्रोपोर्शनेट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट बाय स्टेट। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो भी अमाउंट कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर स्टेट का जो भी अमाउंट वो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रोपोर्शनेट वो क्या करेगा कि स्टेट के बीच में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और दूसरा स्टेट को देगा। अभी भी अगर सेम स्टेट के बीच में भी अगर सेल परचेज हो रहा है तो CGST और SGST लगता है। CGST वाला अमाउंट किसको चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। SGST वाला स्टेट को। तो IGST का सारा पैसा तो कलेक्ट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसमें फिर वो क्या करेगा? वो अपना रख लेगा और बाकी जो प्रोपोर्शनेट जो बचेगा, जितना मुझे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाकी जो है वो किसको देगा? तो जो बायर स्टेट होगा, जैसे कि अगर बिहार और झारखंड के बीच में चल रहा है, अगर बिहार अगर बाई कर रहा है झारखंड से अगर कुछ चीज़ में मतलब बिहार खरीद करके ला रहा है, तो जो बायर स्टेट कौन सा हो गया? बिहार। तो बाकी जो प्रोपोर्शनेट जो उसका जो इनपुट होगा वो किसको मिल जाएगा? बायर स्टेट को मिल जाएगा टैक्स का कलेक्शन। जैसे अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 50,000 रुपया कलेक्ट किया, ठीक है, तो 25,000 अपना रख लेगा। अब बाकी जो 25,000 है वो किसको दे देगा? बिहार को। क्यों? क्योंकि बायर स्टेट बिहार है। अगर बायर स्टेट अगर झारखंड होगा तो झारखंड को दे देगा, ठीक है। तो उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड को दे देगा। तो जो बायर स्टेट होगा उसको फिर क्या करेगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये कह रहा है आर्टिकल 269A। सच अमाउंट आफ्टर कलेक्शन shall be apportionate between यूनियन एंड स्टेट। स्टेट में कौन सा? तो याद रखिएगा बायर स्टेट, ठीक है। क्या आर्टिकल 269 है और कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल कहना चाह रहा है। ऐसे नहीं जाएगा ये, तो और कहेगा 2 लाइन। और क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 269A? तो आर्टिकल 269 ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। अगर कोई भी स्टेट अगर इंपोर्ट करता है गुड्स को, उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। यानी कि अगर कोई स्टेट अगर गुड्स को इंपोर्ट भी कर रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो भी वो इंटर स्टेट का मामला आ जाएगा। यहाँ पर तो और आ जाएगा कस्टम वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर भी क्या आ जाएगा? आर्टिकल 269 क्या करे कि अगर इंपोर्ट होगा गुड्स तो वो इंटर स्टेट सप्लाई उसको माना जाएगा। और भी कुछ कहना चाह रहा है, इट शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? अब यहाँ पे स्टेट का ये कहना है कि अगर स्टेट का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का अमाउंट अगर कलेक्ट कर रही है, तो वो जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में वो अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कहीं पे कोई स्टेट में अगर बाढ़ हो आता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कुछ पैसा देता है उस स्टेट को। तो कह रहा है कि इस चीज़ के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ आ गया, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देना चाह रहा है, ठीक है, बिहार को,
तो इस चीज़ के लिए वो जीएसटी का जो पैसा जो है वो जो स्टेट को जो जाना चाहिए था उसको वो कंसोलिडेटेड फंड के लिए वो नहीं दे सकता है। अगर जैसे कहने का मतलब कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, ठीक है, उसका पैसा कलेक्ट किया तो उसमें तो 50% ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 50% तो स्टेट का है। तो जो 50% जो स्टेट का जो पैसा है वो किसी कंसोलिडेटेड फंड में वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, वो स्टेट को देगा। वो उस स्टेट का पैसा है तो वो स्टेट को ही देगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वाला था, तो जीएसटी के लिए नहीं कि बाहर आया तो उसमें हम उस पैसे को दे दिए, नहीं तो ये सब चीज़ के लिए मतलब नहीं कर सकता है। सुनामी उनामी आ गया फिर या फिर कुछ वैसा दुर्घटना हो गया तो उस सब चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब लास्ट है एक आर्टिकल 366। अब आर्टिकल 366 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 366 में जीएसटी का डेफिनेशन दिया गया है। आर्टिकल 366 क्लाउज 12A, इसमें क्या कह रहा है? जीएसटी का डेफिनेशन दिया है। किसका? जीएसटी का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डेफिनेशन मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई एट गुड्स और सर्विसेज और बोथ except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption। तो क्या बताया गया? टैक्स ऑन सप्लाई एट गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी आर्टिकल 266 में बता रहा है कि जो भी गुड्स और सर्विस का सप्लाई होगा उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि जो भी जीएसटी के थ्रू हमारा सप्लाई होगा किस चीज़ का, तो गुड्स और सर्विस का, तो उस पर क्या होगा कि हमारा टैक्स लगेगा, ठीक है, या फिर दोनों होगा। लेकिन एक्सेप्ट कह रहा है किस चीज़ पे? कि अगर सप्लाई होगा अल्कोहल का तो उस पर हमारा क्या होगा? जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। किस चीज़ पे? सिर्फ अल्कोहल पे। तो टोटल 6 चीज़ हो गया। कौन कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एयर टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और एक ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो ये 6 चीज़ पे जो है वो जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो अभी तक हम क्या देखें? जीएसटी का बैकग्राउंड देखें, ठीक है, मतलब कैसे इस पे फर्स्ट टाइम इस पे चर्चा हुआ, उसके बाद फिर इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, फिर इस पे लॉ बना, फिर ये एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। तो ये था जीएसटी का बैकग्राउंड। चलिए ठीक है, आगे का बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।